नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चाएं खास और हमेशा की तरह बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के एडिटर इन चीफ इरविन खन्ना जी। उनका स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फ्री राशन की योजना है उससे 5 साल के लिए और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं पंजाब की बात करते हैं, जो बिजली सब्सिडी दी जा रही है, एक अनुमान के मुताबिक वो 20,000 करोड़ के पास पहुंचने वाली है। फ्रीबीज की बात हम हमेशा करते हैं कि फ्रीबीज किसी सियासी पार्टी के लिए कितनी अच्छी है और किसी राज्य के लिए उसका कितना नुकसान है। तो ये जो अब ऐलान हो रहे हैं, क्या देखते हैं आप, क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक फ्री बेस की है तो जो 5 राज्यों के जो चुनाव चल रहे हैं आजकल, इन्होंने इस तो कहते हैं ना, एक कहावत है, इस हमाम में सब नंगे हैं। सब राजनीतिक दलों ने जितनी सत्ता प्राप्ति के लिए जो मुफ्त राशन, महिलाओं को प्रतिमाह कुछ मासिक वेतन ऑनरेरियम सॉर्ट ऑफ देना, बिजली, पानी, ये सब तो इसको अभी छोड़ दे। अभी हम आए जो 5 साल की राशन की है जी। अब इस पे ये शुरू हुई थी कोविड के समय, 2020 के समय में ये तब शुरू हुई थी जब कोविड सब आपातकाल एक तरफ था। तो रोटी पानी का सबको जो गरीब थे उनको या हर एक को एक समस्या थी, तो सरकार ने 3 महीने के लिए पहले शुरू की भी राशन मुफ्त घर बैठे, तो वो चले गए। तो 3 महीने करते बढ़ती अब इस चुनाव के सिर पे जब खड़े हैं तो 5 साल की हो गई। अब एक तो पहले ये है कि ये 5 साल के जब करेंगे तो इसका जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है 200,000 करोड़ का भार जो है 5 साल में आगे जाके इसका आर्थिक नुकसान जो हमारी व्यवस्था है उस पर पड़ेगा। और जब हम तीसरी बड़ी व्यवस्था विश्व की बनना चाह रहे हैं तो ये एक तरह से बाधा बन जाएगी हमारे लिए। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि जो किसान आंदोलन चला था एमएसपी के विरोध में, सरकार की स्थिति यह है कि पिछले 3 मतलब जो गोडाउन है हमारे पास, सरकार के पास जो एफसी के गोडाउन है या दूसरे प्रदेशों के पास गोडाउन है, उनमें 3 साल के लिए गेहूं चावल जमा है ऑलरेडी हमारे पास है, और फसल आगे फिर खड़ी है। बिल्कुल। तो उसका रखना कहाँ पे है? जब किसान को एमएसपी भी देनी है और उठाना भी है। उठाना तो उसकी क्वालिटी या एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। तो वो चीज़ देखते हुए सरकार को लगा कि जो पहला 3 साल के गोडाउन भरे पड़े हैं, वो जो खराब जो स्थिति आए उस पर बेहतर है कि जो गरीब आदमी है उसको मुफ्त राशन दे दे। तो ये दोनों तरह से भी राजनीतिक मुद्दा भी है, आर्थिक मुद्दा भी है, और फ्री बीज वाले भी साइड इसको आप ले सकते हैं। पर मैं समझता हूँ खाद्य की जो पोजीशन है, अब इसमें 80 करोड़ आदमी है, 80 करोड़ में एक मुझे याद है अतीत में एक शांता कुमार कमेटी बनी थी, उन्होंने कहा था कि ये जो मुफ्त वाला काम है ना, ये जो चीज़ हम मुफ्त मिलती नहीं, हम एमएसपी पे खरीदने हैं, अगर इसको फेयर प्राइस शॉप बनाकर या उसके माध्यम से चलती थी, तो 2022 में उसको बंद करके ये प्रधानमंत्री योजना बना के ख़त्म की। फिर एक्ट आ गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया उसके बाद। तो उन्होंने, शांता कुमार कमेटी ने कहा था कि हमें सब्सिडाइज रेट पे देना चाहिए। जो अब 80 करोड़ सब्सिडाइज, गरीब तो है नहीं 80 करोड़, तो उसमें जो असली जो अगर तथ्य पे जाए तो 20 करोड़ है जो ब्रो प्रॉपर्टी लाइन है, 20-22 करोड़ आदमी है, 25, उनको मुफ्त दिया जा सकता है। लेकिन बाकी को तो हम सब्सिडी भी दे सकते हैं फेयर प्राइस शॉप के थ्रू। और अब तो 80 करोड़ लोगों के नाम पे सीधा चला गया, तो ये एक गड़बड़ है। दूसरी बात यह है कि अगर कंजम्पशन की बात करें तो साउथ में जयललिता के समय में उन्होंने रसोई शुरू की थी, 5 रुपए 10 रुपए की गरीब आदमी के लिए शाम को एक समय का खाना या 2 समय का खाना उन्होंने बना दिया। तो सरकारों को ये चाहिए, प्रदेश की और देश की सरकारों को, ये राशन जो है ना, ये मिस यूज हो रहा है। कईयों को जरूरत भी नहीं होती, वो लेते भी नहीं, उनको लगता है क्वालिटी अच्छी नहीं सरकार की, तो वो उसको बेच देते हैं या आप बाजार से खरीदते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि एक तो फेयर प्राइस शॉप निकाली जाए, दूसरी रसोई की जाए। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको सरकार अपने हिसाब से, जैसे आप पंजाब सरकार के डोर टू डोर देना चाहते हैं, तो उनको मार करके वो करना चाहिए। तो जो ये जो फ्री वीज वाला सिस्टम है ना, ये बिजली पानी की आपने बात की, ये बादल के समय से शुरू हुई। प्रकाश सिंह बादल जब सरकार में पहले आए थे 90s में, तो उन्होंने बिजली की वो अब वो बढ़ती, किसी भी सरकार की ये हिम्मत नहीं है पंजाब में कि वो बिजली बंद कर दे। अब बिजली के मामले में अगर चाहिए भी,
अब जैसे इन्होंने आपने कहा बिजली 300 यूनिट फ्री कर दी। अब 300 यूनिट कई लोग ऐसे मियाँ बीवी हैं जिनके बच्चे बाहर गए हुए हैं, अब वो है लाखों के मालिक, करोड़ों के मालिक है, फ्लैट्स में रहते हैं, अच्छे एसी सब कुछ, गाड़ियां भी हैं, उनको बिजली मुफ्त मिल रही है, उनका बिल नहीं आ रहा। चाहिए तो ये कि जो गरीब आदमी एक कमरे में रहता है जिसके पास एक बल्ब या कनेक्शन उसका जिसको है, वाकई में उसकी जरूरत है, दे ना, आप सबको फ्री दे दी। अच्छा, इसी तरह किसान की स्थिति है, किसान को भी उसको मिलनी चाहिए जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है, जिसकी 5 हॉर्स पावर से कम मोटर लगी हुई है। अब जिसके पास 150 एकड़ जमीन है, उसके पास सब कुछ फ्री दिया हुआ उसको। तो ये चीजें अल्टीमेटली ये जो करदाता है, जो टैक्स पेयर, एक तो उसको चुभता है, दूसरा जो पैसा जैसे 20,000 करोड़ अगर सब्सिडी इससे पहले सरकार दे चुकी है, क्योंकि जो पिछली सरकारों को ड्यू थी, सरकार मान सरकार ने आते दे दी वो, तभी पंजाब बिजली बोर्ड वर्किंग में सारा शुरू हो गया दोबारा। अगर ये ऐसे चलती रही तो इसका मतलब कि ये साल 2 साल के बाद आपकी जो पंजाब प्रदेश की विकास की गति है थम जाएगी। आप सिर्फ लोन लेंगे, बैंकों से ले या केंद्र से ले या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लेकर आप सब्सिडी चुकाएंगे और डेवलपमेंट की तरफ आपका काम रुकेगा। ये साल 1.5 साल और लगेगा। चाहिए ये कि आप लो पॉवर्टी लाइन या 5 एकड़ से कम वाले जो किसान है या जिनकी मोटर 5 हॉर्स पावर से कम है, और उनको बिजली पानी दे, जो खाद्य के जो भी राशन देना है वो गरीबी रेखा से नीचे जो आते हैं वो पेन आउट किया जाए, उनको पेन पॉइंट किया जाए, उनको ढूंढा जाए, उनमें पहुंचाया जाए। वो ऐसे सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए आप करेंगे तो अल्टीमेटली आप देश के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रदेश के साथ भी, आम जन साधारण के जो डेवलपमेंट है जब वो ही रुक गई तो आप मुफ्त कितनी देर खिला लेंगे, कितनी देर खिला लेंगे आपको आपके विकास आया ही नहीं है तो आप कितनी देर उधार लेके खा लेंगे, अल्टीमेटली आपका नुकसान। और राज्यों के सिर कर्जा चढ़ने वाली जो बात है वो कहानी जस की तस बनी रहे, ऐसे दलदल में फंस जाएंगे और निकल ही नहीं सकेंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। ये गरीब को राहत मिलनी चाहिए, और वो भी शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्यान्न में, वैसे कोई चीज मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए अगली खबर की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं। बंदी सिंहों की रिहाई का जो मसला है पंजाब की अगर बात करें तो ये सियासी और धार्मिक दोनों ही पहलुओं से बहुत ज्यादा अहम है। अभी श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने ये कहा है कि जो बलवंत सिंह रजवाना है उनकी जो फांसी की सज़ा है उसे उम्र कैद में तब्दील होना चाहिए, और जो बाकी जो सिंह है, जो बंदी सिंह है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। इसे लेकर एसजीपीसी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एक आदेश पत्र लिखकर इस पर ठोस कदम उठाने के लिए कहा गया है। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखो? ये जो मुद्दे को धार्मिक रूप दिया जा रहा है ये गलत है। मैं पहला ये मानता, ये कानून का मुद्दा है और इसकी पृष्ठभूमि में जाए, मैं उस दौर का साक्षी हूँ जब 1980 और 90 के दशक में उत्तम हिंदू उसी दौर में उभरी है, उपज है वो भी इसी दौर की है। उस समय जो पंजाब की स्थिति थी ऐसी, मैं समझता कि हमारी अगली पीढ़ी ना यही परमात्मा से दुआ करते हैं कि ये दोबारा दिन ना देखने पड़े पंजाबियों को। उस समय 80 और 90 के दशक में निहत्थे निर्दोष लोगों का जो कत्ल हुआ, जो पंजाबियत की भाईचारे की जो सांच थी उसको तोड़ने का लक्ष्य हुआ। देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियों ने जो हमारे ही भाइयों को मोहरा बनाया, उनकी धार्मिक भावनाएं भड़काई, ये सारा दौर जो चला उसमें हमने एक प्रधानमंत्री की शहादत पाई, एक मुख्यमंत्री की शहादत पाई, और कई निर्दोष, हजारों की तादाद में निर्दोष पंजाबियों की खून बहा। घर आंगन में नफरत की आंधी, अविश्वास की आंधी वो चली। बस वो एक जब दौर थमा तो उसके बाद ये परिणाम हमारे सामने आए। जो ये राजवाना के साथ 8 और आदमी, 9 आदमी है। अब राजवाना के जो मामले में है, ये केंद्र सरकार ने लास्ट जब इसको फांसी की सजा हुई थी तो केंद्र सरकार ने वो अपील करके निलंबित करा दी। अब उम्र कैद में बदली नहीं, ये अनिश्चितता का दौर बन गया। अच्छा, दूसरे जो है उनकी उम्र कैद, उनकी जो भी कैद है, उनके अपराध उन्होंने जो किया, जैसे भी बुरा चाहे छोटा या बड़ा, जैसे उनको सजा मिली, न्यायालय ने सजा दे दी, सजा उनकी पूरी हो गई। अब तकनीकी कारणों के कारण अगर उनको रोका जा रहा है तो मैं इसको कानून की दृष्टि से, मैं पहले कहा इसको धर्म की दृष्टि से नहीं मैं देखता, ये कानून की दृष्टि से। जब क्योंकि हम जिस देश में बैठे हैं यहाँ पे कानून का राज है, भावनाओं के आधार पर कोई फैसला नहीं लेता, ना न्यायालय लेता है, ना वैसे कोई व्यवस्था में कुछ चलता है। तो ये भावना प्रधान मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ना धर्म से जोड़ के बनाना है, ये कानून की दृष्टि से मुद्दा बनता है। और मेरा ये विचार है
जब जिस आदमी ने एक कोई अपराध किया, चाहे किसी भी धर्म, जाति या किसी भी वर्ग का है, जब उसकी सजा पूरी हो गई है तो उसकी रिहाई बनती है, उसको रोकना चाहिए। ये जो अगर आपने उम्र कैद बदलनी है तो उसका फैसला लिया जाना चाहिए। वो फाइल दबाने या एक जो अनिश्चितता का दौर पैदा करना, उसे खत्म वो करना चाहिए। ज्यादा एक कहते हैं कि एक एक पल मरने जैसा हो जाता है आदमी का। उसके परिवार, उसको तो सजा हुई जिस व्यक्ति को, उसके परिवार को भी सजा होगी साथ में। अगर निर्णय पता भी इसके बाद ये होना, तो आदमी मानसिक रूप से तैयार हो जाता है भी इसको फेस करना। अब जो सिख कैदी हैं, इनकी स्थिति यह है कि इनकी अगर सजा पूरी हो चुकी तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि उनकी रिहाई करे। अगर रिहाई नहीं करनी तो फिर उन पे जो एक्ट लगना है, चाहे कोई भी ना है, उसका अपराध पब्लिकली अनाउंस होना चाहिए। जो पक्ष है वो साफ तौर पर सामने आना चाहिए कि हमने इस कारण इनको रोका हुआ है, कि हमारी ये सीक्रेट रिपोर्ट है, ये इनके साथ ये गलत बात है कि आपके 14 साल या 20 साल या 15 साल आपकी सजा है और उस सजा के 5 साल बाद भी आपको रोका गया है। तो ये कानून की दृष्टि से बिल्कुल गलत है, नैतिक दृष्टि से भी, कानून की दृष्टि से भी, और भावनात्मक रूप से भी ये एक तिल तिल मरने वाली स्थिति होती है। ये स्थिति भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी नहीं, कानून की दृष्टि से। केस कितने पेंडिंग पड़े हैं, पर ये जो है ना, ये जो आपने SGPC का मुद्दा किया, 26 लाख लोगों ने इन्होंने रिट की, साक्षर की कोई वैल्यू नहीं। एक आदमी अकेला भी, उनके परिवार के एक आदमी की वैल्यू उतनी है जितनी 26 लाख की। क्योंकि कानून की दृष्टि से जो चीज गलत है वो गलत है। अगर रिहाई है, कानून की दृष्टि से उनकी सजा पूरी हो चुकी है तो उनको रिहाई बनती है, उसको आगे रोकना गलत है मेरी दृष्टि से। अगर है सरकार के पास कोई उनके प्रति शक शुबा, तो वो पब्लिक में आना चाहिए, इसलिए हमने रोका हुआ। चलिए अगले मुद्दे की बात करते हैं, खबर की बात करते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा उसकी बनी हुई है, लिव इन रिलेशनशिप। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, उसमें कहा गया है कि तलाक लिए बिना अगर आप किसी और पार्टनर के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो रिश्ता मान्य नहीं है। दूसरी तरफ संसदीय पैनल ने सरकार को ये सलाह दी है कि अवैध रिश्तों को अपराध माना जाना चाहिए, क्योंकि शादी जो है वो एक पवित्र संस्था है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक फैसला सुनाया था 5 सदस्यीय बेंच ने, कि अगर आप शादी के बाद किसी और पार्टनर के साथ रहते हैं तो उस रिश्ते को अपराध नहीं माना जा सकता। तो आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसको ये सितंबर इसी में, पिछले जो बीता सितंबर, गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये पार्लियामेंट में देख रखा था कि अब इसको लिव इन रिलेशन को लेकर, और उसकी डिस्कशन के लिए संसदीय पैनल के पास कहते हैं। अब पैनल ने जो किया है कि पैनल ने ये एडवाइस किया है कि औरत और मर्द दोनों जो लिव इन में रहते हैं, दोनों अपराध की वर्ग में आना चाहिए। और जो 2018 का आपके फैसला सर्वोच्च न्यायालय का है, उसमें 2018 से पहले ये स्थिति थी कि जो लिव इन में रहते थे उसके लिए मर्द को 5 साल का सजा थे, औरत के लिए नहीं थी। तो पैनल ने अब बोला कि दोनों होने चाहिए। अब आज हम उच्च न्यायालय के जो पंजाब हरियाणा कोर्ट, इस केस में क्या है कि एक शादीशुदा आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, और एक बिन विवाही लड़की जो महिला है, जो लड़की है, महिला कह लें उसको, उसकी शादी नहीं हुई। तो उन्होंने रिट करिया अपने हाई कोर्ट में, हमें सुरक्षा चाहिए कि हमारे जो लड़की, जो उसकी पत्नी के मायके वाले हैं, वो उनको थ्रेट कर रहे हैं। तो उस जजमेंट में उच्च न्यायालय ने कहा कि जो आप बात कह रहे हो ये अपराध है। आप बिना तलाक लिए दूसरी औरत के साथ रह रहे हो तो ये अपराध है, आपको सजा हो सकती है। ये आप सिर्फ अपनी एक सेफ्टी के हिसाब से आपने रिट कर दी है, नहीं तो अदरवाइज ये अपराध बनती है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हमारी और वेस्टर्न जो सिस्टम है, फैमिली सिस्टम, उसमें यह है कि वहाँ पे एक इकाई इंसान को माना जाता है। हमारे जो भारतीय संस्कृति है, इसमें परिवार इकाई है, इंडिविजुअल नहीं है। यहाँ पे आपने कई ऐसे परिवार देखे होंगे जिनके बड़े बच्चों ने शादियां नहीं की, कि परिवार गरीब है, छोटे भाई बहन को पढ़ाई करनी है, तो उसने अपने जिंदगी इस बात पे कुर्बान कर दी कि छोटे भाई बहन बड़े, क्योंकि पारिवारिक जो बेस है हमारा, हम गृहस्थ आश्रम में भी सबसे बढ़िया गृहस्थ आश्रम मानते हैं, बाकी आश्रम से बड़ा, क्योंकि सेंटर पॉइंट गृहस्थ है। और उस गृहस्थ आश्रम के जो केंद्र बिंदु वो परिवार है, परिवार का आगे औरत मर्द विवाह बंधन। अगर हमारा विवाह जो संगठन संस्कार है, अगर वो ही कमज़ोर हो गया तो इसका मतलब कि हमारा परिवार भी टूटेगा,
हमारा समाज भी टूटेगा, हम पतन की ओर जाएंगे। तो ये जो हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार से लेबर रिलेशन के प्रति हमें जागरूक होने की जरूरत है। केवल पश्चिम को देखकर या एक व्यक्ति विशेष को देखकर हम कहें कि हाँ जी इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने पहले पास किया था कि ये दो वयस्क व्यक्तियों की अपनी आपसी रजामंदी है, उसको अपराध नहीं मान सकते, लड़की नहीं मान सकते हम। लेकिन आज जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उस हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस परिस्थितियों में और कौन कैसे इसकी भूमिका निभाए जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं। तो उनको देखते हुए मैं समझता विवाह जो संस्था है हमारी, अगर वो कमजोर होगी तो हमारा सारी संस्कृति सभ्यता का आधार ही कमजोर हो जाएगा। तो विवाह जो संस्था उसको बचाने के लिए हमें लिव इन के विरुद्ध उठना पड़ेगा और ऐसे कोई भी कदम जो इस पारिवारिक संबंधों को, रिश्तों को तोड़ते हैं, उनके अवैध जो संबंध है या नाजायज संबंध है जो है उनके प्रति जागरूक होकर अभियान समाज के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी कदम उठने चाहिए, मेरा ये मानना। चलिए सर, अगले सवाल की बात करते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक बड़ा झटका दिया है और कहा है कि निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाला जो कानून है वो असंवैधानिक है और इसे हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार ऐसा करेगी तो उसके बाद हर राज्य ऐसा ही करेगा और उसके बाद एक कृत्रिम दीवार इस पूरे मामले को लेकर खड़ी हो जाएगी। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो आरक्षण का मामला है ये राजनीतिक दृष्टि से शुरू हुआ था। ये सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, मराठों के लिए नौकरी, जो शिवसेना उधर निकली थी मराठों के लिए, मराठा और महाराष्ट्र ये शुरू हुआ। धीरे धीरे ये सब जगह शुरू हो गया। लेकिन जैसे ये हरियाणा में आरक्षण की बात है, प्राइवेट फर्म, तो इससे एक एनसीआर का एरिया है, एनसीआर में हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर तरह के, और ये अगर शुरू हो जाता है अगर, तो ये एक जो योग्यता के आधार पर खत्म। देखो सरकारी नौकरी, अब पॉलिटिकल पार्टियों की क्या समस्या है, सरकारी नौकरी खत्म होती जा रही है और इनके वादे होते हैं लोगों के साथ नौकरी देने के, तो वो जब सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं तो आरक्षण के सरकारी नौकरियों में है ही, तो ये अब प्राइवेट की तरफ है। प्राइवेट की जो नफा नुकसान है वो व्यक्तिगत है, तो वो जब उसके योग्यता के आधार पर, अगर आपके पास जैसे हरियाणा में जो स्किल्ड लेबर चाहिए, अगर वो स्किल्ड लेबर प्राप्त नहीं है, वहां में उपलब्ध नहीं है, तो वो कैसे कर लेंगे? तो ये चीजें जो है ना, ये योग्यता के आधार पर आनी चाहिए। और ये 2021 में इन्होंने बनाया था, 22 में लागू किया, साथ ही चुनौती आ गई। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को दोबारा कहा कि आपने इसको रोक लगाई है, इसका फैसला ले। अब फैसला आ गया, उसने दोबारा फैसला देते हैं भी ये ठीक नहीं है। और ये बात में वजन है कि अगर हर प्रदेश अपने क्षेत्र को बढ़ावा देगा तो क्षेत्रवाद भी बढ़ेगा। तो फिर इसका मतलब कि जो सारा देश है वो अपने टुकड़ों टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया, क्योंकि फिर जो एक बराबरी का जो संविधान हमें देता है कि हम भारत के वासी होने के नाते कहीं भी रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो तो खत्म हो गया ना फिर। और योग्यता पे चलेगी, तो होना तो ये योग्यता पे, और सारे देश में जहां भी कोई किसी को नौकरी मिलती है वो उसका अधिकार है और उस अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। ये एक समय अनुसार है और इस पे मैं समझता हूँ अभी हरियाणा सरकार को भी रिव्यू करना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की वो बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये हरियाणा के हित में, क्योंकि अल्टीमेटली हरियाणा से निवेश होना भी बंद हो जाएगा। जो बाहर के बड़ी इंडस्ट्री जो आज लगी हुई है वो भी फिर रास्ता ढूंढे कि बाहर निकले, कि हरियाणा कि उनका अधिकार भी, जो अधिकार क्षेत्र में वो इंटरप्शन है, ट्रेस पासिंग है, जो करोड़ों अरबों रुपए लगा के बैठा, उसको ये बंद कि आपने इतने % यहाँ के लेने, चाहे वो काम कर सकते हैं या नहीं है, वो आपको रखने पड़ेंगे। तो इस तरह फिर वो दाएं बाएं जाने की कोशिश करेंगे, आज नहीं तो 5 साल में, तो अगली पीढ़ियों को नुकसान होगा। तो ये भावना ही नहीं आनी चाहिए। ये संविधान के अनुसार एक भारतीय नागरिक देश में जहां भी रह सकता है, काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है, उस अधिकार को सामने रखा, उसका मान सम्मान होना चाहिए। ये क्षेत्रवाद, चाहे वो भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, ये जो आपस में एक वर्गीकरण का बना रहे हैं, वो गलत है। ये नहीं, उचित नहीं है, देश हित में नहीं है, ना प्रदेश हित में। इसको रोकना चाहिए, इस भावना को मजबूत नहीं होने देना चाहिए, मेरा ये मानना है इस पर। चलिए अगली खबर की और अच्छी खबर की बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल्स में पहुंच चुकी है। पूरे देश पर वर्ल्ड कप का खुमार छाया हुआ है और हो सकता है भारतीय टीम फाइनल्स में इतिहास रच दे। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मेरा ये है कि ये जो इस
वर्ष की जो 2023 की हमारी टीम है, इसमें 5 बैट्समैन है, 5 बॉलर है, बड़ी संतुलित है। और सबसे बड़ी बात यह है इनकी टीम भावना। वो रोहित शर्मा जो इनके कैप्टन है, या इनके जो मैनेजर है पुराने हमारे जो कैप्टन द्रविड़, और उनकी जो भूमिका है मैं समझता हूँ बड़ी महत्वपूर्ण है। दोनों ने एक टीम भावना डेवलप की। और तीसरी बात जो मैं समझता हूँ कि इन सब जो 11-10 खिलाड़ी हैं, इनकी फिटनेस, इनकी मेहनत, इनकी लगन। और इस अतीत में हम जाएं तो एक धारणा हमारी सबकी ये बन चुकी थी जब IPL शुरू हो गया था कि ये क्रिकेट खिलाड़ी है, ये सिर्फ पैसे और शौहरत के लिए खेलते हैं, देश की इनको फीलिंग नहीं है। ये कभी बड़े जो वर्ल्ड कप या एशियन कप में मार खा के सेमीफाइनल फाइनल में बाहर आ जाते हैं, बड़ी लाइटली लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 10 में 10 जीते हैं, 11वें की हम कल तैयारी में हैं प्रात। तो वो देखते हैं कि इनके अंदर जो एक स्पिरिट होती है ना, हम भारत देश, वो जो है भारत के लिए खेल रहे हैं, उसके वो सबसे पहले वो भारत के मान सम्मान के लिए जो भावना जागी है, वो एक सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। दूसरी इनकी अपनी मेहनत, लगन, जिस भाव से ये आए, ये एक दिन की नहीं रिजल्ट परिणाम आप समझो कि एक दिन में आ गया। ये पिछले 5-10 साल का जो इनकी लगन मेहनत लगी होगी वो सामने आया, तब जाकर आप पहुंचे हैं वर्ल्ड लेवल, विश्व कप पर आप पहुंचे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दूसरे खिलाड़ी भी जो है, चाहे वो खेल जगत में, चाहे किसी भी फील्ड में जो आदमी है, उनको ये इस टीम से ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि कैसे अनुशासित होकर एकजुट होकर हम देश के लिए कैसे काम कर सकते हैं, उसके परिणाम कितने अच्छे निकलते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, फाइनल मैच के लिए टीम इंडिया को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि विश्व कप जो है वो भारतीय टीम अपने नाम करे और देश का नाम ऊंचा करे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो सियासत की गलियों से कुछ और मुद्दों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए उत्तम हिंदू TV।